एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वीन स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में रिपल की हिस्ट्री के बारे में। जी हाँ, रिपल यानी कि XRP हिस्ट्री के बारे में आज हम जानेंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं क्या है इसकी हिस्ट्री तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो एंड में वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए। बहुत सारे लोग जो हैं उनको इंटरेस्ट होता है क्रिप्टो की दुनिया में, वो जनरली जानना चाहते हैं और नॉर्मली उन्हें जो स्टोरी है पायोनियरिंग क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है बिटकॉइन, उसके बारे में सभी जानते हैं। लेकिन जनरल पब्लिक को एक्चुअली जो हिस्ट्री है रिपल की वो नहीं पता, और इसके पीछे के जो रीजंस हैं कि क्यों ये डिजिटल एसेट आज करंटली वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट कैप्स में से एक है, क्या इसके पीछे का रीजन है ये भी नहीं पता होता। तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे जो जेनेसिस है रिपल प्रोजेक्ट का वो क्या है, और किस तरह से इसका XRP टोकन की जो हिस्ट्री है ये किस तरह से इसको क्रिएट किया गया, कहां से ये आइडिया आया इसको क्रिएट करने का, इस क्रिप्टो एसेट को क्रिप्टो के वर्ल्ड में लेके आने का कहां से आया, और किस तरह से अपनी ये आज जो भी जिस प्रेजेंट फॉर्म में है वो कैसे आया, उसके बारे में भी आज हम जानेंगे। तो क्योंकि जो रिपल है वो हमेशा फेवरेबली उसे लुक्ड अपॉन नहीं किया गया ब्लॉकचेन कम्युनिटी के द्वारा, इसकी जो हिस्ट्री है क्योंकि वो डिजर्व करती है वेल एक्सप्लेन्ड। वेल एक्सप्लेन हम इसे अच्छे से डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले रिपल की बिगिनिंग की शुरुआत करते हैं कि रिपल की जो शुरुआत है वो किस तरह से हुई। तो रिपल क्रिप्टो करेंसी जैसे कि हमें पता है कि ये बोर्न हुई थी 2012 में। 2012 में ये क्रिप्टो मार्केट में आई थी और एक्चुअली ये ग्रीव की है अनदर प्रोजेक्ट से जिसका नाम था रिपल पे, और इसे क्रिएट करने वाले का नाम था रियान फगर, एंड इसको डेट किया गया 2004 में। तो इस प्रोजेक्ट का जो एम था वो था क्रिएट करना एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी को, ताकि जो लोग हैं वो अपनी खुद की मॉनेटरी सिस्टम को क्रिएट कर सकें। इस फाउंडेशंस को ध्यान में रखते हुए इस फाउंडेशंस के बेस पे जेड.एम.सी. कैलिब, जिसे कंसीडर किया जाता है वन ऑफ द क्रिएटर्स, आज रिपल का जो क्रिएटर है उसमें से एक का नाम है, तो इसने डिसाइड किया कि क्रिप्टो करेंसी को डेवलप करेंगे। जो तो बिटकॉइन तो उस टाइम पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, एंड जो चॉइस थी वो ये थी कि ये सेम माइनिंग प्रोटोकॉल को यूज नहीं करने वाले ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के लिए। तो इसकी जगह पे जो टीम थी उसने डिसाइड किया कि वो चूज करेगी कि जो ट्रांजैक्शंस है ताकि वो वेरीफाई किए जाए कंसेंसस के द्वारा नेटवर्क मेंबर्स के बीच में। तो इस आइडिया को माइंड में रखते हुए जेड.एम.सी. कैलिब एंड एक और अनदर इन्वेस्टर था जिनका नाम था क्रिस लार्सन, इन दोनों ने डिसाइड किया कि वो रियान फगर से उनके आगे एक प्रपोजल रखेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उन्हें एक आइडिया बताएंगे कि किस तरह से वो रिपल पे को टर्न कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में। तो ये वो चीज थी जिसके बाद रिपल को कंसीडर किया गया। रिपल की एंट्री हुई क्रिप्टो की दुनिया में विद द क्रिएशन ऑफ ओपन कॉइन इनकॉर्पोरेशन 2012 में। तो अब आया रिपल ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल यानी कि RTXP। अब ये कैसे आया? ओपन कॉइन इनकॉर्पोरेशन आया था रिपल की फॉर्म में, जिससे कि रिपल लैब्स इनकॉर्पोरेशन बनाया गया 2013 में, एंड देन डिसाइड किया गया कि वो जो डेवलप करेंगे, इसको डेवलप करना स्टार्ट करेंगे एज अ पेमेंट प्रोटोकॉल जिसका नाम होगा रिपल ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल यानी कि RTXP। इस गोल के साथ इसे बनाया गया था ताकि जो टू पार्टीज हैं वो आपस में मनी को ट्रांसफर कर सकें, और इसके लिए उन्हें किसी थर्ड पार्टी की जरूरत ना पड़े, किसी इंटरमीडिएरी की जरूरत ना पड़े, एंड ऑलमोस्ट जो ट्रांजैक्शंस है वो इमीडिएटली की जा सके। तो इसका जो इस सिस्टम का मेन एडवांटेज था यहाँ पे वो ये था कि ये कट आउट करता था वेटिंग टाइम्स को, यानी कि ट्रांजैक्शंस के लिए वेट नहीं करना पड़ता था जैसे कि ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम्स में होता है। तो साथ ही ये अलो करता था कि इसमें आप लीगल टेंडर करेंसीज को भी ट्रांसफर कर सकते थे जैसे कि डॉलर, यूरो एंड येन। तो अब इस प्रोसेस की सिक्योरिटी को भी इंश्योर करने की जरूरत थी, और इसकी इंश्योरिटी के लिए कंपनी ने डिसाइड किया कि वो प्रोग्राम करेंगे रिपल को ताकि पूरे नेटवर्क को मैनेज किया जा सके, नेटवर्क के जो सर्वर्स हैं उन्हें इंडिपेंडेंटली मैनेज किया जा सके, और वो इंडिपेंडेंटली जो ट्रांजेक्शन है उन्हें वो खुद से वैलिडेट करें कंपेयर करके ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड्स को। अब इन ट्रांसफर्स को फैसिलिटेट करने के लिए जो कंपनी है उसने डिसाइड किया कि वो क्रिएट करेगी अपना खुद का टोकन। अब यहाँ पे टोकन की बात आई तो ये टोकन का नाम दिया गया XRP, जिससे कि बहुत ज्यादा इजी हो गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए कि वो मनी को ट्रांसफर कर सकते थे बहुत ज्यादा लो ट्रांजैक्शन फीस के साथ। सितंबर 2013 में कुछ चेंजेस लाए गए कंपनी के नेम में, क्लाइंट के रेफरेंस से एंड सोर्स कोड में। रिपल का जो सर्वर है वो बना ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर जिसे कि कोई भी पर्सन व्यू कर सकता था, देख सकता था।
सो इसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो बैंकिंग मार्केट में भी नजर आने लगी। सो ग्रेजुअली जो बैंक्स है उन्हें भी इस चीज का एहसास हुआ, उन्होंने भी देखा कि क्या वैल्यू है रिपल की जो टेक्नोलॉजी है उसने जिस तरह से खुद को इम्प्रूव किया है, जिस तरह से वो ऑपरेट होता है, उसकी वैल्यू को बैंकिंग सिस्टम ने भी रियलाइज किया। और जो फर्स्ट बैंक है जिसने रिपल के साथ काम किया वो था डिजिटल मुनिच बेस्ड फिडोर बैंक 2014 में। सितंबर 2016 में रिपल ने एक शॉकिंग अनाउंसमेंट की और वो ये था, उसने रिवील किया कि वो फर्स्ट इंटरबैंक ग्रुप को क्रिएट कर रहा है, इसकी क्रिएशन कर रहा है, जो कि पार्टिसिपेंट्स को अलाउ करेगी ताकि वो ग्लोबल पेमेंट्स बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का यूज कर पाएंगे, यानी कि ब्लॉकचेन का यूज कर पाएंगे। तो ब्लॉकचेन के ऊपर अब ये काम करने वाला था। अक्टूबर 2017 में रिपल ने अनाउंस किया एक पार्टनरशिप कि वो पार्टनरशिप कर रहा है, वो भी एक से नहीं, दो से नहीं, बल्कि मोर देन 100 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, जिससे कि वो कंपनी की टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं ताकि इंस्टेंट ग्लोबल पेमेंट सर्विस प्रोवाइड जो अपने यूजर्स हैं उनको की जा सके। सो रिपल की कुछ ट्रबल्स भी हुए हैं, कुछ दिक्कतें भी हुई हैं SEC के साथ, यानी कि यूएस फाइनेंशियल रेगुलेटर के साथ। तो ये भी एक केस था जो कि इसकी हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो गया है। क्या है ये भी जानते हैं। 22 दिसंबर 2020 में प्रेस रिलीज में इशू किया गया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की वेबसाइट पर ये लिखा गया जिसमें उन्होंने रिवील किया कि जो रिपल है 2 अदर एग्जीक्यूटिव्स के साथ मिलकर वो इंडिक्ट कर रहा है, रेज कर रहा है $1.3 बिलियन को, वो भी विदाउट एनी लीगल रजिस्ट्रेशन। तो SEC के द्वारा ऐसे ब्लेम्स इसके रिपल के ऊपर लगाए गए थे। सो इस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के रिस्पॉन्स में जो वैल्यू थी XRP की वो रफली सिर्फ 24 घंटे के बीच में इस बात के बाद ही हाफ हो गई थी। तो काफी सारा लॉस रिपल को उस टाइम देखने को मिला। रिपल को टॉप 3 हाईएस्ट कैप क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट से भी बाहर कर दिया गया। 2014 की ये बात है। तो देन उसके बाद बहुत सारी एक्सचेंजेस ने ऐसा डिसाइड किया कि वो विड्रॉ करेगी XRP को अपनी जो ऑफरिंग है उससे, ताकि वो उन्हें किसी अमेरिकन कोर्ट्स को फेस ना करना पड़े। लेकिन उसके बावजूद भी, इतना कुछ होने के बावजूद भी, जो टोकन था वो स्टिल परचेज के लिए अवेलेबल था बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। सो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं। तो ये एक चीज जो यूएस का केस है, ये एक अनदर केस है जो कि जस्ट इसकी हिस्ट्री के लिए आपको बताया गया है। इसमें ट्रेड बाय करने के लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सो अगर आपने नोटिस किया होगा तो रिपल ने डिसाइड किया कि वो फोकस करेगा अपने बिजनेस मॉडल के ऊपर ताकि इंटर बैंक को वो इम्प्रूव कर सके, ट्रांजेक्शन्स को इम्प्रूव कर सके। और हम एटलीस्ट इतना कह सकते हैं कि जो कंपनी है उसने बहुत अच्छे से वर्क किया है खुद के लिए, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो इसकी सर्विसेज को खुद यूज करते हैं ताकि वो ट्रांजैक्शंस की स्पीड को इम्प्रूव कर सकें और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम कर सकें। सो रिपल इज दैट मच इफेक्टिव एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ये थी रिपल की हिस्ट्री। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग। आपके कोई डाउट्स हो जो फिर भी क्लियर नहीं हुए हों तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए अवेलेबल है, वहां पर आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। और अगर आप रिपल पर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो अगेन, जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ, एक बार खुद अपनी प्रॉपर रिसर्च जरूर करें, उसके बाद ही आप कहीं भी इन्वेस्ट करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट अपडेट।